Good morning, everyone. Myself, Kamlesh Singh, TCT Social Science, Kendriya Vidyalaya, Rajkot. I welcome you all in my live class of Social Science History, Class 7, Chapter 1. The title of Chapter 1 is Tracing Changes Through the Thousand Years. In this chapter, we will talk about from 700 AD to 1700 AD, which will cover Rajput Empire, Sultan Empire, that is called Sultanate Empire, and third one is Mughal Empire. Now let's start the topic. Before we start the topic, I want to explain some typical words which is very important to understand before we start the topic. First word is cartographer. A person who makes maps is called cartographer. In the chapter, there are many cartographers who have made different type of maps in the Ncert book. Cartographer is not related to only history. Cartographer is also related to geography, history, or any subject. For example, if we are going to picnic and if any child is making the map of picnic site, that child also called cartographer. Second is archive, a place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. तो जो archive है, it is also called संग्रहालय in Hindi language. It means ये ऐसा place है जहाँ पे documents मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से लिखी हुई चीजें हैं. पहले जब पेपर नहीं होता था तो उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारे लिप्स पे स्टोन्स पे लिखी जाती थी. दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. ये जिस प्लेस पे स्टोर होता है उस प्लेस को हम आर्काइव बोलते हैं. टुडेज सिनेरियो आर्काइव इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. इफ यू गो टू योर ईमेल यू विल सी देयर इज अ वन, but in archive there are many records and many transactions. I hope you understood the cartographer and archive. Third is habitat. What is habitat? Refers to the environment of region and the social and the economic lifestyle of its residents. Basically जो habitat होता है, habitat हम निवास स्थान को बोलते हैं. जो habitat that may be of human, may be of animals, may be of any birds. जो इन्वायरमेंट रहने का होता है जहाँ पे लोग रहते हैं उस पूरे एरिया को हम हैबिटेट बोलते हैं. हैबिटेट ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हैबिटेट ही वर्ड जो है आपके पूरे चैप्टर 1 में हैबिटेट वर्ड हर जगह लिविंग हाउस की जगह पे हैबिटेट वर्ड का यूज हुआ है. तो यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट. Patron, an influential, wealthy individual who supports another person, an artist, a craftsperson, a learned man, or a noble. ये जो पैट्रन होता है, पैट्रन, the meaning of patron in Hindi is आश्रयदाता. Means एक ऐसे influentially wealthy individual, एक जो बहुत बड़ा आदमी होता है. तो उस समय जो एंशिएंट पीरियड में था, चाहे मिडिवल हिस्ट्री में है, तो उसमें जो भी बड़े लोग होते थे या तो दे में बी किंग और दे में बी सामन और दे में बी लैंडलॉर्ड. उन लोग क्या करते थे, वो कुछ लोगों को सपोर्ट करते थे, अपने कोर्ट में रखते थे. वो किसको रखते थे, वो किसको रखते थे, आर्टिस्ट को रखते थे, क्राफ्ट पर्सन को रखते थे, लर्नमैन यानी कोई आर्टिस्ट को क्यों रखते थे. वो आर्टिस्ट को रखने का मेन रीजन ये था कि आर्टिस्ट उनसे अंपायर से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स बनाएगा जो आगे हिस्ट्री में लिखा जाएगा. सो और उसका नाम आगे
बढ़ता जाएगा। क्राफ्ट पर्सन जो वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बनाते थे उनके राज दरबार में। लर्न मैन एक बहुत बड़ा विद्वान, जो विद्वान आदमी है वो उनको गाइड करते थे। और नोबल जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे उस एरिया के, उनको वो लोग रखते थे। तो वो जो राजा होते थे उनको ही हम पेट्रॉन बोलते थे। मैन्युस्क्रिप्ट, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट को आपको इसमें भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट अ बुक अ डॉक्यूमेंट्स रिटेन बाय हैंड। आज के डेट में देखा जा रहा है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट है तो टाइपराइटर से हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है टाइप। बट एक टाइम था जिसमें ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो उस समय हर एक चीज जो है हाथ से लिखी जाती थी। और इस हाथ से लिखी हुई डॉक्यूमेंट को ही हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अभी जो आज से 1000 1200 ईयर पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, आज उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, Hindustan was used in the 13th century by Minhas Siraj. Minhas Siraj is a very famous historian. He used Hindustan in place of India. It means हम इंडिया को पहले हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, और हिंदुस्तान वर्ड इतिहास में बहुत जगह लिखा हुआ है। और ये जो मिन्हाज सिराज है 13th सेंचुरी के बहुत बड़े हिस्टोरियन है, ये हिंदुस्तान वर्ड यूज किया करते थे राइटिंग में। 14th century poet अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। अभी 14th century में क्या होगा, यू ऑल ऑफ यू नो दैट अमीर खुसरो वाज वेरी famous poet and very famous historian, even very famous musician also. He used Hind in place of Hindustan. And in the medieval period, foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. जो फॉरेनर लैंग्वेज है आज के डेट में, फॉरेनर हम उसको बोलते हैं जो कोई विदेश का है, यानी हमारे कंट्री का नहीं है, दूसरे कंट्री का है, उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। बट इन मिडियल हिस्ट्री कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन, एनी स्ट्रेंजर पर्सन जिसको लोग नहीं जानते थे, अगर यानी एक गांव का, अगर एक विलेज का पर्सन दूसरे विलेज में जाता था और उस विलेज में उसको अगर लोग नहीं जानते थे तो उसको ही फॉरेनर बोलते थे। तो मिडिल हिस्ट्री में था। बट टुडेज फॉरेनर इज मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। इंडिया इज नोन इन द प्रेजेंट टाइम। अभी आज के डेट में जो पहले हिंदुस्तान हिंद बोला जाता था उसको आज के डेट में हम इंडिया बोलते हैं। और इंडिया इज फेमस फॉर एवरी कंट्री। तो एक ही वर्ड यूज हो रहा है आज के डेट में, इंडिया, और आज जिसको हम भारत भी बोलते हैं। तो या तो इंडिया या तो भारत, दो ही वर्ड है हमारे कंट्री के लिए। एंड फॉरेनर, फॉरेनर इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट अ इंडियन। आज के डेट में फॉरेनर का मीनिंग क्या है कि जो भी फॉरेनर वही है, यानी हम इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी। फॉरेनर वो है जो हमारे कंट्री का नहीं है, मतलब ए पर्सन हु बिलोंग टू अदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेनर। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। अभी हम देखते हैं कि जो हिस्टोरियन थे वो हिस्ट्री लिखने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज करते थे। सोर्सेज मतलब उनके पास क्या क्या साधन था, उनके पास क्या क्या चीजें आती थी जिसको वो रेफरेंस मान के लिखते थे। हिस्टोरियन यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। They still rely on coins, inscription, architecture, and textual records for information. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in librarian and archives. The 14th century chronicler Ziauddin Ghazni wrote his chronicle first in 1356 AD। तो इसका जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो हिस्टोरियन है उस टाइम जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे, अपना स्टडी करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, स्टडी करते थे, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर स्टडी दे गॉट मेनी इंफॉर्मेशन। एज पर दैट इंफॉर्मेशन दे स्टार्टेड टू राइट द हिस्ट्री। एंड सेकेंड इज दे स्टिल रिलाई, एंड
उस टाइम दे रिलाई ऑन, वो किस पे विश्वास करते थे? कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर्स पे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन। और कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना होता था, कोई भी इतिहास, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट लिखने होते थे तो किस पे रिलाई करते थे, किस पे विश्वास करते थे? कॉइन्स। कॉइन्स पे क्यों विश्वास करते थे? फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर आप कॉइन को देखोगे तो कॉइन पे लिखा रहता है कि किस ईयर में बना है, उस पर कुछ पिक्चर्स होती है, उस पर कुछ राइटिंग्स होती है, तो राइटिंग कौन सा लैंग्वेज है, उसके बाद वो कौन से ईयर का बना हुआ, तो वो सब सारी इंफॉर्मेशन पहले के कॉइन्स पे क्या होता था, जिस राजा महाराजा काल में बनता था उस पीरियड का टाइम रहता था, उस पीरियड के उस किंग का पिक्चर्स रहता था, तो उस पॉइंट्स के आधार पे भी वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अज्यूम करके और उसको हिस्ट्री में लिखते थे। सेकेंड इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में क्या होता था? इंस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था ये लिखी हुई चीजें थी, जो लिखी हुई चीजें उनको मिलती थी उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन दे स्टार्टेड टू राइट द हिस्ट्री फैक्ट, यानी वो जो भी चीजें मिलती थी उस आधार पे उस पीरियड से रिलेटेड वो सब सारी बातें लिखती थी जो इन इंस्क्रिप्शन में लिखा रहता था। क्योंकि अभी हमको सारे इंस्क्रिप्शन तो हम इकट्ठा करके पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को इकट्ठा करके एक हिस्ट्री की बुक बना के उसमें लिखना स्टार्ट करते थे कि सो दैट कि आगे इंफॉर्मेशन पास किया जा सके। एंड आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्चर्स में हमने देखा है कि बहुत सारे जो इमारतें हैं उसमें आर्किटेक्चर मतलब वो कौन सी शैली यानी कौन सी उसमें मेथड यूज किया गया है, उस मेथड के बेस पे भी वो हिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते थे। यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड, यानी टेक्सचुअल का मतलब क्या होता है कि जो राइटिंग थी, जो रिकॉर्ड्स होते थे उस आधार पर भी वो हिस्ट्री को लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट वेर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मैंने बोला था कि ये हाथ से लिखी हुई होती है, ये कौन लिखवा सकता था? कोई गरीब आदमी उस समय का जो पुअर पर्सन है अपने बारे में तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखवा नहीं सकता था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाना इतना इजी नहीं था। दैट टाइम राइटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट इजी। तो या तो कोई रूलर्स, या तो बहुत वेल्दी पीपल, या तो कोई बहुत धनी आदमी, या तो रूलर्स जो किंग्स होते थे वो लिखवाते थे, या तो मोनेस्ट्रीज जो राज दरबार, या तो टेम्पल्स, या जो टेम्पल्स जो मंदिर में मैन्युस्क्रिप्ट लिखा रहता था, the basis of that manuscript they write to history, they were placed in library। और ये जितनी भी रिकॉर्ड्स है या तो लाइब्रेरी में होती थी या तो आर्काइव्स में होती थी। द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के सबसे बहुत जो जियाउद्दीन बर्नी है वो बहुत बड़े क्रॉनिकलर थे, यानी वो इतिहास लिखते थे। तो उन्होंने सबसे पहले पॉइंट आप याद कर लेना, 1356 में उन्होंने अपना क्रॉनिकल लिखना स्टार्ट किया, इतिहास लिखना स्टार्ट किया था। द वैल्यू ऑफ पेपर। अभी आप पेपर जो आज टुडे सिनेरियो, द वैल्यू ऑफ पेपर इज नथिंग बिकॉज वी हैव सीन एवरीवेयर पेपर आर यूजिंग। इवन if you are going to market and you will get something in that of paper. If you are walking somewhere, you will find there are number of pieces of paper are lying and not flying. That time of what is the value of paper? उसमें पेपर का वैल्यू क्या था, पेपर था कि नहीं था, सब सारी चीजें इस फैक्ट के जरिए पता चलेगा। In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book। 13th सेंचुरी में जो स्कॉलर क्या होते हैं? जो स्कॉलर बेसिकली विद्वान लोग होते हैं, मतलब हिस्ट्री में स्कॉलर लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। वांटेड टू कॉपी ए बुक। 13th सेंचुरी के मिडिल में वो एक कॉपी बनाना चाह रहे थे, एक बुक बनाना चाह रहे थे, बट ही डिड नॉट हैव एनी पेपर, बस उनके पास पेपर नहीं। अज्यूम कि उसमें पेपर नहीं था, तो उस समय इन दैट टाइम वो लोग कैसे लिखते थे, कैसे सारी चीजों को रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर पेपर आज के डेट में भी नहीं हुआ तो कैसे पढ़ाई हुई, कैसे कोई रिकॉर्ड हम अपने पास उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब सारी चीजें उस टाइम थी, पेपर नहीं था और वो लिखना चाहते थे, बस पेपर नहीं था। सो ही वाज द राइटिंग ऑफ। अब मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट राइट विद पेपर। उन्होंने ये सब चीजें सोचने के बावजूद भी ये सब चीजें उन्होंने करना बंद कर दिया पूरे। मतलब एक तरह से उनकी जो सोच है पेपर नहीं होने की वजह से
बर्बाद हो रही थी। और सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी यानी एक शताब्दी के बाद, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper bag it for you in the some paper। मैंने वही बात बताई कि अगर आज के डेट में आप जाओगे तो पेपर का क्या वैल्यू है आपको मार्केट में देखने से पता चल जाएगा, पेपर को कैसे वैल्यू दे रहे हैं, पेपर का कैसे यूज किया जा रहा है। तो सेम थिंग्स वाज हैपेंड व्हेन आफ्टर 1 सेंचुरी यानी 13 सेंचुरी के समय पेपर नहीं था, बट जैसे ही 14 सेंचुरी आया पेपर जो है स्टार्ट हो गया। ये मैं आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट हुआ था वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। पेपर की जो बनाने का मेथड है चाइना से ही स्टार्ट हुआ था, चाइना ने सबसे पहले स्टार्ट करा था। When was paper was more expensive and easily available in the 13th or 14th century। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है in the middle of 13th century scholar wanted a copy of book but he did not have enough paper। और नेक्स्ट में लिखा है century later if you bought some food in the market you could be lucky and have the shopkeeper। मतलब 1 सेंचुरी के बाद जो है पेपर अवेलेबल हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। कब एक्सपेंसिव था और इजीली अवेलेबल था, 13th सेंचुरी में था कि 14th सेंचुरी में था। तो as per 2 points the 14th century is the correct answer। New social and political group, the study of 1000 year between 700 and 1750। जब जो हिस्टोरियन थे उन्होंने स्टडी किया 700 से 1750 तक, तो उन्होंने बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स देखा, जो नए नए सोशल ग्रुप डेवलप हुए, नए नए पॉलिटिकल ग्रुप हमारे सोसाइटी में डेवलप हुए। तो उस ग्रुप के बारे में उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब जैसे मोबाइल है, मोबाइल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो मोबिलिटी का मतलब क्या था कि मूवमेंट था। वो ऐसा पीरियड था जो 700 टू 1750 का एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हुए थे। वो मूवमेंट रिलेटेड रिलेशन का मतलब क्या था? उस समय लोग एशिया से इंडिया में आते थे, इंडिया से लोग एशिया में जाते थे, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, गजनी, वहां से लोग यहाँ इंडिया में आते थे, यहाँ पे लूट कर सामान लेके जाते थे। तो ये ये पीरियड जो था बहुत बड़ा मोबिलिटी यानी बहुत बड़ा मूवमेंट का पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। और वो मूवमेंट क्यों करते थे? उसका रीजन सिर्फ एक ही था, उसका सिर्फ रीजन एक ही था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट में हमको जहाँ पे जॉब मिलता है वहाँ पे हम जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथ, हाउस, वो सब सारी चीजें मिल रही है। तो उस समय भी ये सब चीजों की कहीं पे कमी थी, कहीं पे वहाँ ज्यादा थे। तो उस अपॉर्चुनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबे लंबे डिस्टेंस, उस समय हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो लोग यूज करते थे एनिमल्स को, फॉर एग्जांपल हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डोंकी, ये सब सारी चीजों को यूज करते थे। और अपॉर्चुनिटी जहां भी थी वहां पे वो मूवमेंट करते थे और वहां सेटल डाउन होते थे। One group of people who became important in this period were the Rajputs। A name derived from Rajput। उस समय जो 700 का टाइम था, तो 7 मैं बता रहा हूँ इसको, जो पीरियड है 700 टू 1200 के जो बीच में टाइम था, वो ऐसा टाइम था जिस समय राजपूत पीरियड बोला जाता था। 1200 टू 1500 तक ऐसा पीरियड था जो सल्तनत एम्पायर बोला जाता है, और 1500 टू 1750 तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं मुगल एम्पायर। और 1750 के बाद यानी 1757 जो प्लासी का वार हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को, मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया था, और वहां से जो है ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हुआ था। तो ये जो 700 टू 1200 का पीरियड था, उसमें राजपूत ये जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी वो फेमस थी। और इनका नाम कहाँ से राजपूत आया था? क्योंकि ये द सन ऑफ रूलर, जो रूलर के सन होते थे, जो किंग के सन होते थे, उनको राजपुत्र बोलते थे। तो इस राजपुत्र वर्ड से राजपूत डायनेस्टी डराया हुआ यानी प्रोड्यूस हुआ यानी पैदा हुआ बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज। और ये लोग 8 से 14th सेंचुरी, मैंने आपको यही बताया कि इस सेंचुरी तक
ये लोग, इन लोगों का मतलब रूल्स था, क्योंकि इसका बेसिकली रूल तो स्लेव डायनेस्टी से पहले तक था, बट स्लेव डायनेस्टी आने के बावजूद भी इंडिया में कई कई पार्ट पे राजपूत लोग थे, बट जब मुगल एम्पायर भाग रहा है तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे 14th सेंचुरी तक लिखा हुआ है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, ahoms and caste of scribes and secretaries also use the opportunity of the age to become political important. अभी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, देर आर सो मेनी ग्रुप्स हु हैज गेन्ड सम पावर इन दैट पीरियड, जिन्हों उसमें से क्या थे, मराठा थे, जो मराठे लोग थे, जो आज के डेट में महाराष्ट्र स्टेट है वहां पे मराठे थे, जिन्होंने जो एक काफी स्ट्रांग थे और पूरे एरिया इनके अंदर में थे। जो सिख थे, जो सिख थे पूरे पंजाब एरिया में थे। जो जाट्स हैं, जाट जो पंजाब के कुछ एरिया, राजस्थान में कुछ एरिया और हरियाणा में कुछ एरिया, ऐसे अहोम जो इसमें जनजातियां में आती है, कायस्थ जो राइटिंग करते थे, ये लोग भी उस एरिया में अपना एक जो डायनेस्टी बना थे, वो डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस था उस पीरियड में। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स, ये जो जाति है वो देयर ओन रूल्स, अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जाति की एक ग्रुप था वो अपने मेंबर्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, सो दैट वो वहां पे सबको मैनेज कर सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जात पंचायत। और ये जो ग्रुप, जाति की जो ग्रुप थी, वो एक जात पंचायत बनाते थे, वो जात पंचायत के थ्रू ही एक रूल्स और रेगुलेशन का सेट बनाया जाता था, और उस रूल्स और रेगुलेशन के सेट से ही वो पूरे ही अपने मेंबर को कंट्रोल करते थे, सो दैट कि उस रीजन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। रीजन एंड एम्पायर, अभी हम देखेंगे कौन से रीजन में कौन सा एम्पायर था और कौन सा एम्पायर सबसे फेमस था, कौन सा डायनेस्टी सबसे फेमस थी। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक और मुगल्स encompassed many regions। जो चोला डायनेस्टी है, तुगलक जो चोला डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, जो चोला है आज के डेट में जो साउथ का एरिया है, जो साउथ इंडिया का पूरा एरिया है, वहाँ पे पूरा चोलास थे। और तुगलक और मुगल जो मेन एरिया है इनका नॉर्थ का था, और जो सेंटर था उसमें न्यू दिल्ली था। लेकिन तुगलक और मुगल काल में, मुगल एम्पायर में भी इन लोगों ने ट्राई किया था, और साउथ में भी इन्होंने अटैक किया था और कुछ एरिया को अपने अंडर में लिया था। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal God in the east to Ghazan in Afghanistan in the west and included all of South India Dravid। ये दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है, जिनका टाइम लिखा है 1266 to 1287। इन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी इन्होंने भी कोई डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ये बोलते हैं कि इनका जो एम्पायर था वास्ट, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा इनका राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और वो कहाँ से था? बंगाल, जो बंगाल है जो आज के डेट में इंडिया के ईस्ट में है, बंगाल ईस्ट में है, तो ईस्ट में उसमें कौन से डायनेस्टी थी? गौड़ डायनेस्टी थी। ये बलबन बोल रहे हैं कि जो गौड़ डायनेस्टी थी उनके ऊपर भी उनका रूल्स था, उनका शासन था। और इन द ईस्ट टू गजनी, और गजनी इन द अफगानिस्तान इन द वेस्ट, ईस्ट में बंगाल तक था और वेस्ट में गजनी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड में, अफगानिस्तान के साइड में गजनी तक एम्पायर था। और साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग रहते हैं, तो इसमें ये बताया हुआ कि साउथ इंडिया में भी वो पूरा उनका रूल्स था, यानी साउथ इंडिया में द्रविड़ के ऊपर रूल था, बंगाल में गौड़ के ऊपर था, और गजनी के एरिया में भी उनका पूरा एम्पायर था। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional state। और यहाँ पे ये जो
लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ 18 सेंचुरी में यानी 1757 में, जैसे ही अंग्रेजों ने प्लासी का वार हुआ उसमें मुगल साम्राज्य खत्म किया, उसके बाद जितने भी स्टेट थे, चाहे वो जितने भी टाउन स्टेट जो भी थी, वहां पे जो भी छोटे छोटे लैंड लॉर्ड थे या छोटे छोटे नवाब थे, चाहे छोटे छोटे सामन थे, उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया, यानी पूरा कंट्री एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और अपने आप को सभी अपने एरिया को किंगडम बना लिए और अपने आप को किंग समझने लगे थे। ओके, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब ये जो रिलीजन है, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो रिलीजन हमारे में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, बहुत सारे रिलीजन आज के डेट में इंडिया में है। तो इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उस समय कौन से रिलीजन थे, कौन से रिलीजन बाहर से आए थे, यानी कौन से रिलीजन उस समय हमारे थे और कौन से बाहर से आके यहाँ पे फैले हुए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। People's belief in the divine was sometimes deeply personal. We call Hinduism today. It included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahma. जो हिंदूज हैं, हिंदूज को क्या है, आज के डेट में भी हिंदूज हैं, उस समय भी हिंदू थे। वो लोग क्या करते थे, अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय, जो उनके पैसे होते थे, जो उनकी इनकम होती थी, उस इनकम से टेम्पल्स बनाते थे। और जो उस समय जो ब्राह्मण, जो आज जो हमारे आज भी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का वैल्यू बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस देना होता था, चाहे जो भी रूल्स रेगुलेशन समझाना होता था, चाहे जो भी वेदों की जानकारी, किसी चीज की जानकारी देनी होती थी, तो ब्राह्मण ही हिंदू लोगों को देते थे। इसलिए उस समय ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। उस समय जो एक भक्ति भक्ति का आइडिया डेवलप हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि भक्ति के आइडिया में कई टाइप के आइडियोलॉजी डेवलप हुए थे, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो किसी भी आइडल का पूजा नहीं करते थे, यानी किसी वो भगवान को बोलते थे जो निरंकार होते हैं, यानी किसी भी आइडल का पूजा नहीं करते थे। वो बोलते थे कि आत्मा होती है, उस आत्मा को समझ के वो अपना ध्यान केंद्रित करते थे। उसके अलावा दूसरा ऐसे थे जो स्टैचू की पूजा करते थे, और स्टैचू की दो पार्ट में डिवाइड था, जो राम भक्ति अलग थी, कृष्ण भक्ति अलग थी। तो जो मतलब ये भक्ति जो डेवलप हुआ था उस समय, फैक्ट ये भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंस था, और ये इसी पीरियड में हुआ था 700 टू 1700 के बीच में। Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century। जो आज के डेट में जो मुस्लिम रिलीजन है, वो 7th सेंचुरी से पहले इंडिया में नहीं था, बट 7th सेंचुरी में जो होली कुरान है, जो मुस्लिम रिलीजन का सबसे होली बुक है, वो कुरान है। वो जो कुरान में जो भी शिक्षाएं थी, जो भी एजुकेशन था, वो सब एजुकेशन हमारे इंडिया में फैलाना स्टार्ट हुआ था, वो इसी पीरियड में हुआ था। Many rulers were patrons of the Islam and the ulema। इसमें क्या हुआ कि बहुत ये इस्लाम जो रिलीजन है, ये इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों हुआ, इतना ज्यादा क्यों फैल गया और पूरे कंट्री में फैला और बहुत जल्दी फैला, उसका रीजन क्या था, क्योंकि बहुत सारे जो रूलर थे, जो मुस्लिम रूलर थे, वो सपोर्टर थे किसके, जो पैट्रॉन्स, मैंने पहले वर्ड बताया था, पैट्रॉन मतलब आश्रय देना, यानी उनको बढ़ाने का मौका देना। इस्लाम रिलीजन को उन्होंने बढ़ाने का पूरा मौका दिया। एंड उलेमा का होता है और टीचर हु टीच द रिलीजियस थिंग्स, यानी ये जो अपनी धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ाते थे, उनका वो लोग सपोर्ट किए बहुत सारे लोग। लॉ थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट, उन्होंने इस तरह इस्लाम का उन्होंने सपोर्ट किया, उलेमा का सपोर्ट किया, और जो भी इस सिद्धांत को मतलब बोलते थे करेक्ट है, उन सभी लोगों का उन्होंने सपोर्ट किया। There were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important
difference between the various schools of law, हनाफी एंड साफी, mainly in India. अभी ये जो इस्लाम धर्म इमर्ज हुआ, इस्लाम धर्म जो उत्पत्ति हुई, जो पैदा हुआ, वो इस्लाम धर्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एक पार्ट को उन्होंने बोलना स्टार्ट किया शिया, और दूसरे पार्ट को बोलना किया सुन्नी। शिया वो लोग थे जो उनके सन इन लॉ जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, जिनको बोलते हैं कि इस्लाम धर्म को प्रोड्यूस करने वाले यानी पैदा करने वाले प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनके जो सन इन लॉ थे, जो अली, उस अली के शिक्षाओं पे जो सपोर्ट करते थे उनको शिया कहा गया। और जो जो ये जो हमारे पैगंबर साहब थे और पैगंबर साहब की बातों को मानने वाले और खलीफा थे, वो पैगंबर साहब को मानते थे, उनको मानने वाले लोगों को सुन्नी कहा गया। ठीक है, स्कूलों में भी इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन दिया जाता है उसको हनाफी और साफी कहा जाता है, और ये वर्ड मेनली सिर्फ इंडिया में यूज होता है। Thinking about time and historical periods, historians do not see time just as a passing of hours, day or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in the social and economic organization. जो लिखा हुआ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरी, जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं कि आज का दिन खत्म हो गया, 1 घंटे खत्म हो गया, 2 घंटे खत्म हो गया, हिस्टोरियन इस टाइप पे कभी भी नहीं सोचते कि ये टाइम 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, 1 दिन बीत गया, वो ऐसे नहीं सोचते। वो लोग सोचते हैं कि पूरे सोसाइटी में, सोशल एंड इकोनॉमिक, पूरे सोसाइटी में, पूरे इकोनॉमी में, यानी समाज में क्या परिवर्तन आ रहा, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा, धार्मिक परिवर्तन यानी रिलीजियस चेंजेस क्या आ रहा है, उस चेंजेस के मतलब बेसिस पे ही हिस्टोरियन सोचते हैं, उसके हिसाब से वो लिखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th century, British historian divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This division was based on the idea that the religion of rulers. अभी जब ब्रिटिश हिस्टोरियन हिस्ट्री स्टार्ट किया लिखना, तो उन्होंने क्या किया, पूरे इतिहास को यानी पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने डिवाइड कर दिया जो रूलर थे, वो रूलर कौन से रिलीजन के थे, कौन से कास्ट के थे, उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन पार्ट हिंदू, अनदर पार्ट इज मुस्लिम, एंड जो पार्ट उन्होंने स्टार्ट किया, द थर्ड पार्ट इज ब्रिटिश। उन्होंने अपने पूरे आइडियोलॉजी में पूरा इसको रिलीजियस तौर पे पूरे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major events of different moments of the past. अभी इसमें कुछ हिस्टोरियन तो ऐसे हैं जो पूरे हिस्ट्री को ब्रिटिश ने जैसे डिवाइड किया उसके अनुसार मानते हैं, बट कुछ हिस्टोरियन ऐसे थे जो ब्रिटिश ने जो डिवाइड किया उसके हिसाब से, उसके अनुसार यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं मानते, बल्कि पूरे हिस्ट्री में सोशल चेंजेस के आधार पे, इकोनॉमिकल चेंजेस के आधार पे, रिलीजियस चेंजेस, सबको मिलाने के बाद जो चेंजेस आया, उस चेंजेस के आधार पे उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। कुछ हिस्टोरियन ने पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पहला जो पार्ट था पहला एंशिएंट हिस्ट्री, एंड सेकंड इज मिडिवल हिस्ट्री, एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। And we today's video we study in this pattern ancient, medieval and modern period. Summarization of the chapter. अभी हमने देखा कि हमने पूरे जो 700 to 1700 के बीच में क्या चेंजेस थे, कौन से रिलीजन आए, कौन से नए वर्ड्स आए, कैसे जो हिस्टोरियन है वो कैसे राइटिंग करती है, वो सब सारी चीजें हमने पढ़ा। और इसको भी मैं समराइज कर रहा हूँ। तो ग्लोसरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में जो ग्लोसरी था, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स था, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। एंड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, न्यू टर्मिनोलॉजीज इंडिया एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हिंदुस्तान, हिंदू, फॉरेनर, एटसेट्रा। Historian and their sources. In this chapter, we also study the historian and their sources. We have learned about Jyoti Gandhi. We have learned about Minas Siras and their views and their sources. Means
उन्होंने कौन सी सोर्सेज को, फॉर एग्जांपल मैन्युस्क्रिप्ट, क्वाइंस, ये सब चीजों को उन्होंने यूज किया और उन सब चीजों को यूज करके उन्होंने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। द वैल्यू ऑफ पेपर, हमने एक चैप्टर में पढ़ा कि वैल्यू ऑफ पेपर उस समय और आज की डेट में क्या डिफरेंस है। उस समय पेपर का वैल्यू कितना था और आज की डेट में पेपर का वैल्यू कितना था। उस समय स्टूडेंट एक बुक लिखना भी चाहते थे बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं था, पेपर्स नहीं थे। तो जो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम। तो इस वजह से वैल्यू ऑफ पेपर उस टाइम क्या था, आज का टाइम था 13th सेंचुरी में वैल्यू ऑफ पेपर बहुत ज्यादा था, बट टुडे 21 सेंचुरी में वैल्यू का जो पेपर का वैल्यू है बहुत कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, अभी हमने ये भी देखा कि सोशल ग्रुप सामंत हुए, इसके बाद राजपूत हुए, मुस्लिम किंग हुए और कायस्थ हुए। बहुत सारे नए सोशल ग्रुप उस पीरियड में डेवलप हुए, उस पीरियड में प्रोड्यूस हुए। अब रीजन एंड एम्पायर, हमने देखा कि जो पूरा इंडिया कितने रीजन में बटा हुआ था, कोई नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, वो जितने भी रीजन थे किसी का बहुत बड़ा एम्पायर था, किसी का छोटा एम्पायर था। हमने ये देखा कि जो बलबन ने लिखा था कि जो ईस्ट बंगाल में जो गौड़ जो डायनेस्टी थी उस पर भी उसका रूल था, और अब जो वेस्ट में अफगानिस्तान है वहां पे भी उसका रोल था, और गजनी तक, अफगानिस्तान तक, साउथ में जो द्रविड़ थे वहां तक भी उसका रूल था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, हमने देखा कि इन आवर कंट्री विच रिलीजन वाज old and which religion was new. We have seen that Hindu is the oldest religion in the country and Muslim is a religion which had been emerged in the 7th century when the Quran holy book, और जब कुरान होली बुक की जो एजुकेशन है हमारे इंडिया में आई तो उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन स्टार्ट हुआ। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरियन पीरियड, आपने देखा कि जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री के जो लिखने वाले होते हैं, वो टाइम को कैसे सोचते हैं कि उस टाइम को एक पीरियड के हिसाब से, आवर्स डे टाइम के हिसाब से नहीं सोचते, बल्कि वो एक चेंजेस के हिसाब से सोचते हैं कि हमारे सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आ रहा है। इकोनॉमिक चेंजेस आ रहा है मतलब वो पीरियड एक इकोनॉमिक जो एक पैटर्न चल रहा था और उसके बाद एक दूसरा पैटर्न आया, उस पैटर्न और उस दूसरे पैटर्न के बीच में वो लोग उस पीरियड को सोचते थे। ठीक है, अभी ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 7 नाउ कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क थ्रू अ कमेंट बॉक्स and you can ask to my WhatsApp number, and if you have any doubts regarding anything you can ask me anytime. Thank you very much.